नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। और जिस प्रकार से यूजीसी कानून जब से आया है तो पूरे देश में इस मुद्दे पर जो समाज में एक तरह से दो फाड़ बना हुआ है। और अब इसको लेकर जो नया विवाद है वो जेएनयू की जो वीसी हैं उन्होंने किया है। उनका कहना है कि दलित जो है ब्लैक की तरह विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इसको करके वो कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। और इसको लेकर जब जेएनयू में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहाँ मारपीट भी हुई, वहाँ जो एबीवीपी के जो छात्र थे उनसे झड़प हुई। तो हमारे साथ अभी प्रियंका भारती उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जेएनयू की जो वीसी हैं वो इस तरह की राय दे रही हैं कि कैसे देखती हैं आप इसको? ये सच्चाई है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि जैसे यूजीसी का जो नया गाइडलाइन है उसमें भी कुछ कमियां थी कि चेयरपर्सन जो था इक्विटी कमेटी का वाइस चांसलर को डी फैक्टो हेड बना दिया था। तो अंतिम फैसला जो होता किसी भी भेदभाव पर वो वाइस चांसलर के हाथ में होता। अब बताइए, इसी देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी वाइस चांसलर हैं जो शोषित तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हमेशा से छुआछूत हो या मार्क्स के आधार पर भेदभाव हो, एनएफएस हो, वो झेलता आया, उसको कह रहे हैं कि ये विक्टिम है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है। अब बताइए, अगर ऐसे वाइस चांसलर के सामने किसी भी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का शोषण का मामला जाएगा तो किसके पक्ष में खड़ी होंगी? को तो सीधे कहेगा ये तो विक्टिम कार्ड खेलता है, सीधे यही बोलेंगी ना। तो ऐसे लोग कैसे बैठे हुए वाइस चांसलर के पद पर? क्या इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है? संघ ने नहीं ऐसे लोगों को बिठाया है। अभी वाइस चांसलर बनने से पहले भी तो उनके कई सारे ट्वीट्स वायरल हुए थे और जो बहुत ही घिनौने थे, बहुत ही विकृत तरीके के थे। तो ऐसे ही लोगों को भाजपा यूनिवर्सिटीज़ में प्लांट करती है, जो जाति का स्टेटस को है, वर्चस्व का, प्रिविलेज का, उसको बनाए रखें और जो दमन शोषण वंचित वर्गों का हो रहा है वो होता रहे। इसीलिए ऐसे वाइस चांसलर से ही इस देश में वंचित तबके के छात्रों को सबसे ज़्यादा खतरा है, सबसे ज़्यादा। देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी पिछले 11 सालों से देश में जो है भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है आपको, जातिवाद जो है, जाति की समस्या जो रही है वो भारत में कई सालों से है, आज़ादी के बाद भी रही है, कई सालों दशकों से है, क्या लगता है पिछले 10 सालों में ये बढ़ी है या इसमें कुछ अलग से बढ़ाने के लिए काम हुआ है या कम हुआ है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये बढ़ा है, ये आंकड़ा पूरा बढ़ा है। आप पिछले 2010 से लेके अभी तक जो कास्ट अट्रॉसिटीज होती थी दलितों पे 43% उसमें स्पाइक है, वो बढ़ा है बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटीज़ का तो खुद यूजीसी आंकड़ा दे रहा है ना 118% की बढ़ोतरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में। तो ये तो आंकड़े हैं। आप हमसे बात करने हैं, आप जर्नलिज्म से हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहीं आपको दे देती हूँ। एबीपी चैनल, जब ये इस पे स्टे लग जाता है यूजीसी कानून पे, एबीपी चैनल की एक एंकर पूरा शो करते हैं इस चीज़ पे, ब्राह्मण और ठाकुर जीत गए। हारा कौन? किसकी हार हुई और किस हार की खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर कहीं कोई अन्याय होता है, कोई व्यक्ति अगर उसको सेलिब्रेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अन्याय का ही पक्षधर है, वो चाहता है वो अन्याय चलता रहे। अभी अब पूरा प्रोटेस्ट आपने कवर किया, आप लोग मीडिया से हैं। एक यूजीसी के विरोध में प्रोटेस्ट हुए, एक यूजीसी के सपोर्ट में हुए, बिल में और थोड़ा बहुत बदलाव ला करके, रोहित एक्ट लागू करके उसके लिए सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। एक जो प्रोटेस्ट हुआ यूजीसी के विरोध में, कल परसों भी चल रहा था, मैंने देखा, और वहाँ पे बोल रहे थे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फिक्स तो उनको मोदी जी ने ही किया है प्रोटेस्ट के लिए भी, लेकिन एक तरफ वो लोग जो प्रधानमंत्री को गुंडा बोल रहे हैं, गुंडा ही बोला ना, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनको किसी ने कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में जो लोग समान होने की बात, मतलब समानता के अधिकार की बात, यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, 100 लोगों पर एफआईआर हो गई। तो किस तरीके से सिस्टम काम करता है, सिस्टम में कौन लोग हैं, ये दो घटना से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं ट्विटर देख रहा था, पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूँ, तो कुछ तथाकथित जो पत्रकार हैं वो सीधे कह रहे हैं कि ओबीसी समाज को खत्म करना चाहिए, वो विशेष जाति को भी टैग करें कि इनको भारत के किस प्रदेश में जो है ये अब पिछड़े हैं, कोई बताए। हाँ, ये बताने के लिए हम लोगों ने जातिगत जनगणना की ही मांग की थी ये समर्थन में। और जो अभी भी मुझे जहाँ तक पता है कि कास्ट सेंसस जो आ रहा है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं डाला इन लोगों ने, कास्ट वाइज नहीं डाला। एससी एसटी गणना पहले भी होती थी, पर कास्ट वाइज हमको डेटा चाहिए था कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, किसके पास नौकरी है, कौन कहाँ पहुँचा हुआ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, कौन अभी तक नाले में, हमको डेटा चाहिए था ना। चलिए डेटा लेके आते हैं, डेटा लेके आएंगे, आपके तथ्य क्या है, हमारे तथ्य क्या है, पता चल जाएंगे। छोटा सा नमूना उदाहरण आई ना, तो बिहार का जो जातिगत सर्वे हुआ वो तो दिखाई दिया, पता चल ही गया कि अगर जिस समुदाय को टारगेट कर रहे थे, यादव समुदाय को कर रहे थे, उसमें आपने देखा बिहार का जो डेटा है, मात्र 1.4% लोग
नौकरी में हैं यादवों में, 14% जिनकी आबादी है। घरों की भी बात कर लीजिए, भूमि की बात कर लीजिए, ज़मीन की बात करिए, वो पता है क्या आंकड़े देते हैं? ट्रैक्टर यादवों के पास 300-400 ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। मतलब 300-400 ज़्यादा ट्रैक्टर, ये पैमाना हो गया कि यादव समुदाय बहुत तरक्की कर गया क्या? और वो 400 ट्रैक्टर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो कृषक है, काम कर रहा है। दलितों में जाइए ना भाई, मुसहर समुदाय, जो मैं सिर्फ बिहार की बात करूं, मात्र 20 डॉक्टर, जिनकी आबादी लाखों में, कैसे मात्र 20 डॉक्टर हैं? तो ये तो एक आईना तो वहाँ था। चलिए अब देश में जातिगत जनगणना करवाते हैं, और साथ ही साथ जैसे ही होगा हमको डेटा पता चलेगा, और हम जिनके हाथ से सबसे ज़्यादा मलाई है वो भी पता चलेगी, जो बेचारे भूखे हैं वो भी पता चलेगा, कौन 1 रोटी खा रहा है, कौन 10 खा रहा है, ये पता चलेगा। उस हिसाब से हम पॉलिसी का निर्माण भी कर देंगे। कोर्ट भी नहीं आके बोलेगी हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। अब तो डेटा मिलेगा तो आटा भी बराबर बटेगा, तो उसके बाद फिर प्राइवेट में भी आरक्षण लेंगे। जो दलितों के लिए भी कहा जा रहा है कि जो आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए और जो नहीं मिल पा रहा है दलितों को या पिछड़ों को, उसमें उन्हीं वर्ग के जो लोग हैं, जो IAS IPS बन चुके हैं, उनके ही बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण ही जो है सही जगह पे ना उसका आरक्षण का लाभ नहीं जा पा रहा है। बोल कौन रहा है? जो हमेशा से प्रिविलेज रहे हैं, सोशली प्रिविलेज, कल्चरली प्रिविलेज, फाइनेंशियली। अरे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, और एकदम साधारण सा, मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के घर में मतलब जो मान लीजिए पैदा होता है बच्चा, तो ऑब्वियसली वो सीखेगा ना, उसको पता है, माहौल वैसा मिला है, पर अगर तो वो सीख रहा है, वो आगे बढ़ेगा। पर अब दलित के घर में मैं बात करती हूँ, क्या इसी देश में राष्ट्रपति हो, एक राज्य के CM हो, उनके साथ में जब वो मंदिर से निकलते हैं धो दिया जाता है, सफाई की जाती है, शुद्धि की जाती है। शुद्धिकरण जाति आधार पे होता है ना, क्या आर्थिक आधार पे होता है? ये जो प्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसके खिलाफ हमेशा से बाबा साहब हर किताब में लिख रहे हैं, हु वर द शूद्रास या फिर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, कुछ भी उठा के देख लीजिए, ये प्योरिटी, ये अनटचेबिलिटी, जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में अनटचेबिलिटी एक तरीके से बना के, NFS करने का मतलब ही क्या है? आप अनटचेबल हैं, आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए मेंट नहीं था। तो ये इन लोगों का कहना कि जो IAS बन गया, एक IAS अधिकारी तो हरियाणा में सुसाइड कर लिए कास्ट एट्रोसिटी झेलते हुए, तो क्या आप तर्क दे रहे हो? आप पहले अपने भीतर झांको कि आप कितना बदले हो, एक्सेप्ट करो कि हाँ जातिगत भेदभाव है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, इलाज कैसे होगा भाई? आप तो स्वीकारने से मना कर रहे हो, पहले स्वीकारिए, तभी समाज में बदलाव आएगा। और हम भी चाहते हैं कि समाज बेहतर बने, देश तभी तरक्की करेगा जब देश इंक्लूसिव बनेगा। वरना गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी तैयार होंगे जहाँ पे तो आरक्षण नहीं होता है ना, वहाँ तो आरक्षण नहीं है, तो कैसे इतने मेरिटधारी लोग तैयार हो रहे हैं कि आकर के देश की छवि को नुकसान भी हो रहा है, उसको भी जस्टिफाई करके निकल जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। बस कल हमें एक व्यक्ति मिला जो क्या वो खुद को मोदी जी का समर्थक, भाजपा का समर्थक बता रहा है। वो कह रहा है कि भाजपा बहुत गंदा काम कर रही है, जिस प्रकार से जो कानून ला रही है, तो देश में स्कूल में कॉलेजों में लड़ाई होगी, जातिवाद बढ़ा दिया है इन लोगों ने। वो समर्थक भी हैं और उनको जो है उनको बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से खराब काम कर रहे हैं। तो जातिवाद बढ़ा दिया है, हाँ, कि ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे भाई कॉलेजों में बढ़ जाएगा। जातिवाद था कब? नहीं, वो तो ऑलरेडी 118% बढ़ा हुआ है। आपने तो आंकड़ा देखा, इतने सारे केसेस आए, इतनी सारे सुसाइड स्टूडेंट्स के हुए, मन नहीं भरा क्या? इस देश की आत्मा नहीं तड़पती क्या ये देख करके कि इसी देश का कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, संस्थागत हत्या हो रही है? इससे मन नहीं भरता क्या? दुख नहीं होता या उस माँ का दर्द नहीं होता जो रोहित वेमुला की माँ राधिका जी अपने बच्चे को गले लगा करके उसकी मूर्ति को वो रो रही हैं, उससे तकलीफ नहीं होती क्या? एक बार उनके आंसू देखिए, एक बार उनके चेहरे देखिए, शायद आपकी भी आत्मा जाग जाए, शायद आप भी इंसान बन जाएं। इंसान बनने की लड़ाई है। कहाँ आप किसी को गधा बोलते हो, किसी को घोड़ा बोलते हो? हम तो चाहते हैं कि जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसके हिसाब से सब बराबर इंसान बने। इंसान बनाने की लड़ाई है, इंसान बनिए, उससे ज़्यादा देश को और कुछ नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल जो अटका रहता है सभी के मन में कि आखिर कब तक आरक्षण? 2026 चल रहा है, आखिर कब तक आरक्षण? जब तक जातिवाद तब तक आरक्षण, जब तक स्टेटस को तब तक आरक्षण, जब तक किसी का प्रिविलेज बना हुआ है तब तक आरक्षण, जब तक इस देश में मतलब कोई रोहित वेमुला नहीं होता तब तक आरक्षण, जब तक हम सारे संस्थानों में बराबर भागीदारी नहीं होती तब तक आरक्षण, जब तक आप पार्लियामेंट चले जाइए, पार्लियामेंट में भी आपको वही संजय जी ने कहा ना, मतलब हर देश की दूसरी आबादी ओबीसी है, पर क्या पार्लियामेंट में हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? हर जगह जब तक बराबर भागीदारी नहीं होती, समान अवसर नहीं होते, समानता की बात के साथ साथ उसको लोग जीते नहीं, तब तक आरक्षण होगा। आरक्षण तो बाबा साहब ने दिया था कि लोगों को मजबूत किया जाए, जो वंचित शोषित तबका है। अगर आप उसको मजबूत होने नहीं दे रहे हैं, आप हमेशा शोषण करते रहने का अधिकार आप बनाए रखना चाहते हैं, जो यूजीसी प्रोटेस्ट में भी दिख गया, तो इसका मतलब है ना कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक आप अपना जो घृणित विचार है वो छोड़ते नहीं हैं। बहुत जी, आपने बात बहुत